हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर विजन आईएएस का टेस्ट। तो ये है यूपीएससी के लिए टेस्ट और ये है 2025 के लिए। तो देखिए ये टेस्ट नंबर 30 है और इसमें एक पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये इसके पहले का जितना भी टेस्ट है आप लोग जाइए अपने एग्जाम के पहले जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। और चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं टेस्ट का, ठीक है। तो 29 तक हो गया था, उसके आगे शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 30। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए थोड़ा सा आप लोग कमेंट भी किया करिए कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए। तो देखेंगे इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इसे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। दूसरा है केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या संगठनों के रूप में इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। तीसरा है ये पुरस्कार केवल भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ही दिए जाते हैं। कौन सा कथन सही है इसमें से? केवल एक, या एक और दो, नहीं, या तो एक और तीन, या तो ओनली टू, या तो 2 and 3। चलिए अब ऑप्शन देख लिए और अब आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर है 30। तो चलिए देखेंगे। इसे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। देखिए पहला कथन गलत है। देखिए ये जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था ये, ठीक है, 2006 में। तो ये नहीं, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या संगठनों के रूप में इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। तो देखिए ये दूसरा वाला कथन सही है। तीसरा है कि ये पुरस्कार केवल भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ही दिए जाते हैं। तो तीसरा कथन भी इसमें हो जाएगा गलत। देखिए चिन्हित प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट लोक प्रशासन में केंद्र राज्य सरकारों के और ये अवधारणा जैसे कि नामलिख कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है। दूसरा कथन सही है तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओनली टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देसी रियासत और विलय। जूनागढ़ कार्रवाई के बाद भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस। हैदराबाद संग्रह द्वारा लोगों के बीच कराए गए जनमत। मणिपुर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। मणिपुर जम्मू कश्मीर का नाम देना चाहिए था। चलिए तो 31 का बताना है कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। तो जूनागढ़ कार्रवाई में क्या हुआ था? भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस। हम्म देखिए जूनागढ़ में भारत सरकार के हस्तक्षेप द्वारा फरवरी और 1948 में वहाँ जनमत संग्रह करवाया गया था, ठीक है। जनमत संग्रह करवाया गया था लोगों के बीच। इसका हो जाएगा। वही हैदराबाद का था ये। तो भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस की थी कार्रवाई, जो आर्मी घुसी हुई थी ना, उसमें था। तो पहला और दूसरा गलत हो गया। मणिपुर में विलय पत्र हस्ताक्षर करके हुआ था, तो ये ठीक है। मणिपुर का जो हुआ था विलय पत्र हुआ था। तो तीसरा वाला सही है। ऑप्शन ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन, ठीक है। ओनली वन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए प्रवाह पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच प्रदान करना। विनियामक अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना। सीमा पार भुगतान सुविधाजनक बनाना। या तो भारतीय फिनटेक फर्मों के संबंध में डेटा उपलब्ध करना। प्रवाह पोर्टल क्या है यह? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
विनियामक अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 33, मतदाता सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में सामान्य मतदाता सूची और पृथक मतदाता सूची हेतु प्रावधान किया गया है। दूसरा है, सामान्य मतदाता सूची में देश में रहने वाले सभी पात्र मतदाता शामिल होते हैं, जबकि पृथक मतदाता सूची में देश के बाहर रहने वाले पात्र मतदाता शामिल होते हैं। एंड तीसरा है, संविधान ने भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और उसे अनुरक्षित करने का अधिकार दिया है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 33। लोक प्रतिनिधित्व, पहला है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में सामान्य मतदाता सूची और पृथक मतदाता सूची हेतु प्रावधान किया गया है। पहला ही कथन गलत है। देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मुख्य रूप से सीटों के आवंटन, चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं की अर्हताओं और मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है। तो पहला कथन हो जाएगा गलत। दूसरा है कि सामान्य मतदाता सूची में देश में रहने वाले सभी पात्र मतदाता शामिल होते हैं, जबकि पृथक यानी अलग मतदाता सूची में देश के बाहर रहने वाले पात्र मतदाता शामिल होते हैं। दूसरा कथन, तो दूसरा कथन भी हो जाएगा गलत। देखिए, सामान्य मतदाता सूची में एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाता शामिल होते हैं, जबकि विशेष मतदाता सूची में प्रवासी मतदाता से और सेवा मतदाता जैसे विशिष्ट क्षेत्रीय श्रेणियों में मतदाता शामिल होते हैं। तो दूसरा भी कथन हो जाएगा गलत, मतलब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तीसरा देखते हैं, संविधान ने भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और उसे अनुरक्षित करने का अधिकार दिया है। तो किसको है? निर्वाचन आयोग को है। तो बिल्कुल सही बात है, तीसरा कथन सही है। तो कितने कथन सही है इसमें? तो केवल एक कथन सही है। तो ऑप्शन क्या लग जाएगा? हो जाएगा ओनली वन। क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा ओनली वन। केवल तीसरा कथन सही है। निर्वाचन आयोग को ही मतदाता सूची तैयार करने के और उसे अनुरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, CPI स्कोर की सीमा 0 से 100 तक होती है, जिसमें उच्च स्कोर भ्रष्टाचार के उच्च स्तर को दर्शाता है। तो वही दूसरा कथन है, भारत ने CPI 2022 की तुलना में CPI 2023 में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। कितने कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ओनली वन, ओनली टू, या तो दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 34। तो CPI स्कोर से सीमा से 0 से 100 तक की होती है, जिसमें उच्च स्कोर भ्रष्टाचार के उच्च स्तर को दर्शाता है। देखिए, पहला कथन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए, CPI विश्व में 180 देशों तथा क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में ब्याज भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर आधार पर 0 से 100 भ्रष्टाचार के पैमाने पर स्कोर करता है। वही 2/3 से अधिक स्कोर जो है 100 में से 50 के नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। वही दूसरा है कि भारत ने CPI 2022 में की तुलना में 2023 में अपनी रैंकिंग में सुधार किया हुआ है। तो दूसरा भी कथन हो जाएगा गलत। देखिए, भारत को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में कौन सा था? 180 देशों में से 93 ये 2023 में, वही 2022 में 50वें स्थान पर था। तो 50वें से बढ़कर 93 हो गया था। तो ये सुधार कहाँ हुआ? तो दोनों के दोनों ही कथन हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद यानी CAPART ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा CAPART का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35। तो पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास हेतु उत्प्रेरक में कार्य करना। पहला कथन सही है, इसमें नहीं पूछा हुआ है। दूसरा है कि ग्रामीण
गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के सतत विकास में जिला प्रशासन का समर्थन करना। तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो कौन सा लगा इसमें लगाएँगे? कौन सा गलत है? दूसरा वाला। तो दूसरा वाला लगा देंगे सही। चलिए तीसरा भी पढ़ लेते हैं। तो ये दूसरा वाला कथन गलत है, पहला सही है। और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन करना, बढ़ावा देना और सहायता करना। तो तीसरा भी सही है। और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक कार्रवाई के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजनाओं की योजना बनाना। तो सब सही है। ऑप्शन बी गलत था, तो ऑप्शन बी लगा देंगे सही। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 36। निम्नलिखित में से कितने आयोग या समितियां निर्वाचन सुधारों से संबंधित है? गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। चलिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। कूट देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 36। गोस्वामी समिति देखिए था 1990 का। बोहरा समिति तो कब था? 1993 का था। इंद्रजीत कब था? 1998 का था। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया हुआ? 1999। ठीक है, तो ये सभी के लिए चुनाव आयोग के लिए था, निर्वाचन के लिए था। तो सभी है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। सभी का मैंने डेट भी बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के निर्णयों के विरुद्ध सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय में ही अपील की जा सकती है, क्योंकि एनजीटी की स्थापना पर्यावरण संबंधी मामलों में समर्पित क्षेत्राधिकार के साथ की गई थी ताकि त्वरित पर्यावरणीय न्याय प्रदान की जा सके। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 37। तो कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के निर्णयों के विरुद्ध सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। तो देखिए पहला ही कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, पहला ही कथन गलत हो जाएगा। देखिए इसके लिए ट्रिब्यूनल वगैरह बनाया गया हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह पहले जाएंगे उसके बाद ना। तो पहला कथन गलत, दूसरा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाना है। तो जब पहला गलत है दूसरा सही है तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में सुर्खियों में रहे ब्लड मिनरल्स का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? चलिए ब्लड मिनरल्स के बारे में। वे खनिज जिनका व्यापार कानूनी रूप से वैध होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। दूसरा है वे खनिज जिनका उपयोग स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे उच्च तकनीकी उपकरणों के उत्पादन में किया जाता है। तीसरा है वे खनिज जिनका उत्खनन संघर्षरत क्षेत्रों में किया जाता है और गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन से जुड़े होते हैं। और चौथा है लौह और मैग्नीशियम की उच्च सांद्रता वाले खनिज। तो इसमें ऑप्शन नंबर लगा देंगे सी। सी क्या है? कि वे खनिज जिनका उत्खनन संघर्षरत क्षेत्रों में किया जाता है और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी टीमों ने कम से कम 2 बार आईसीसी T20 विश्व कप जीता हुआ है? अभी हाल ही में देखिए कल का जो मैच था वो जीता भारत ने। तो अब बताइए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका, भारत, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, भारत, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 39। तो यह है भारत, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। ठीक है, थोड़ा सा कल के मैच के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। कल के मैच में क्या क्या हुआ, क्या क्या सबसे अच्छी चीज़ें आपको लगी, और कोई किसकी बैटिंग अच्छी लगी, किसकी गेंदबाजी अच्छी लगी, और लास्ट मोमेंट कैसा रहा सबका, थोड़ा सा बताएंगे मैच के बारे में कल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय नीति आयोग से संबंध है? पहला है लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। दूसरा है विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम कार्यालय।
तीसरा है राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। ओनली थ्री, टू एंड थ्री, या वन टू थ्री, या वन और टू। क्वेश्चन नंबर 40 है ये। चलिए, पहला कहता है कि लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, पहला कथन गलत। और दूसरा है कि विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय। तीसरा है राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे कि आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक और अन्य कानूनी संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना। दूसरा है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। एंड तीसरा क्या है, तीसरा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ द्वारा किए जाने वाले उपायों के संबंध में सिफारिशें करना। उपयुक्त में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य हैं? अनुसूचित जाति आयोग के कार्य पूछ रहा है। तो कि एक दो तीन, या तो एक और तीन, या तो दो और तीन, या तो कोई नहीं। चलिए बताइए, अनुसूचित जाति आयोग का कार्य पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तीन है, तीनों देखकर बताइए। तो देखेंगे मैं, अनुसूचित जातियों के लिए निरीक्षण एवं अधीक्षण होता है, सामाजिक आर्थिक विकास होता है, राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष जब यह आवश्यक हो तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है, आवश्यक सिफारिशें होती हैं। तो देखेंगे इसमें अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों का निरीक्षण करता तो है, न कि अनुसूचित जनजाति के संबंधित मामलों का। तो इसमें तीनों के तीनों ही कथन हो जाएंगे गलत। तीनों के तीनों ही कथन गलत हो जाएंगे, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई सही नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पूछा हुआ था, तो तीनों के तीनों कथन गलत हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है आयोग ने राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न करके मुख्य रूप से आर्थिक व्यवहार्यता और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने की सिफारिश की थी। दूसरा है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कथन है ऑप्शन सी कि पहला सही दूसरा गलत, या तो ऑप्शन डी है कि पहला गलत दूसरा सही है। तो चलिए देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के बारे में है। तो आयोग ने राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न करके मुख्य रूप से आर्थिक व्यवहार्यता और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने की सिफारिश की। तो देखिए, भाषाई आधार पर तो हुआ था ना पहला, तो पहला ही कथन गलत हो जाएगा, तो दूसरा सही हो जाएगा। जो पहला कथन गलत दूसरा सही, तो क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा कि पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। अब भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो यह संघ और राज्यों के बीच करों के निवल आगमों के वितरण की सिफारिश करता है, सही बात है। दूसरा है यह भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देने हेतु केंद्र द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है, सही है। तीसरा है यह राज्य और उसकी पंचायती राज संस्थाओं के बीच करों के निवल आगमों के वितरण की सिफारिश करता है, तो तीसरा कथन गलत है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। चौथा है, चौथा क्या कर रहा है कि ए और बी दोनों। तो इसमें कौन सा कथन गलत पूछा हुआ है, इसको ध्यान देना है। तो ऑप्शन सी जो है ये कथन गलत है, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी लगा देंगे सही। अगर नहीं का ध्यान नहीं देंगे तो आप ऑप्शन डी लगा देंगे कि ए और बी दोनों। तो देखिए यूपीएससी क्या करेगा, आपको ऐसे ही बकाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना रहेगा। क्या चीज़ ध्यान देना रहेगा कि यहाँ पर सही नहीं पूछा है, तो ए और बी सही है और सी गलत है, तो क्या लग जाएगा? सी लग जाएगा सही। चलिए 44 नंबर देखेंगे। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है, यह मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देने और चुनावी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। तो वही दूसरा है, इसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 44। तो पहला है कि यह मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देने और चुनावी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई ये पहल है, पहला कथन सही है। दूसरा है, इसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है, तो दूसरा भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा, दूसरा है आदर्श आचार संहिता को लागू करना, तीसरा है सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल आह्वान करते हुए राष्ट्रपति की अधिसूचना, और चौथा है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। चलिए इसको कलानुक्रम में लगाइए, 4-1-2-3 या 1-4-2-3 या 4-1-3-2 या 2-4-1-3। 45 नंबर, 45 नंबर। तो देखिए सबसे पहले तो आएगा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आएगा। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका चुनाव कार्यक्रम, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा? आदर्श आचार संहिता लगेगा, ठीक है। और उसके बाद सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल आह्वान करते हुए राष्ट्रपति की अधिसूचना। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें संगठित अपराध, आतंकवाद और किसी समूह द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने जैसे नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। दूसरा है, इसके अंतर्गत झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने के अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और तीसरा है, इसमें राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। कौन सा सही है? केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, या तो 1-2-3। क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए इसमें संगठित अपराध, आतंकवाद और किसी समूह द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने जैसे नए अपराध भी शामिल किए गए हैं, पहला सही है। दूसरा है, इसके अंतर्गत झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने के अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तो दूसरा कथन गलत है। देखिए या यह धोखे से या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने की को भी अपराध की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस 16 से बढ़ाकर इसको उम्र 18 भी कर दिया गया है, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा है, इसमें राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे इसमें? सी लगा देंगे, 1 और 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीतता है, बिल्कुल सही बात है। इससे स्पष्ट विजेता बनने में मदद मिलती है और अक्सर गठबंधन सरकारें बनती हैं। इसमें गठबंधन कहाँ है, इसको हटाइए, दूसरा गलत है। इसका प्रयोग सामान्य तौर पर यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और भारत जैसे देशों में किया जाता है, तो ये सही है। मतलब पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा भी सही होगा, इस तरह छोटे दलों की प्रतिनिधित्व कम करता है। दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। क्या लगेगा? बी लग जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे अब। ब्रिक्स गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। दूसरा है, इसमें केवल ब्रिक्स सदस्य देशों के एथलीट ही शामिल होते हैं। और तीसरा है, ब्रिक्स गेम 2024 की मेजबानी रूस ने की थी। कौन सा सही है? 1 और 2, ओनली 3 या 2 और 3 या तो 1-2-3? कौन सा सही है वो बताना है। 48 नंबर। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे कह रहा है ये 4 वर्ष में होता है, तो ये गलत है, 4 वर्ष में नहीं होता है। दूसरा कहता है, इसमें केवल ब्रिक्स सदस्य देशों के एथलीट ही शामिल होते हैं, तो केवल ये होते हैं क्या एथलीट ब्रिक्स के? दूसरा भी कथन हो जाएगा गलत, अलग अलग देशों के होते हैं। तीसरा है, ब्रिक्स गेम 2024 की मेजबानी रूस ने किया था, तो ये सही है, रूस ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 3। 49 नंबर। हाल ही में सुर्खियों में रहे AI क्रिस और AI भूमि है, तो क्या है यह? AI सक्षम एवं स्वचालित ड्रोन, AI संचालित कृषि रोबोट,
एआईटीवी एंकर। ऑप्शन नंबर सी है, एआईटीवी एंकर है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, हालांकि कई संवैधानिक प्रावधान इसका संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या एक, दो, तीन। 50 नंबर। स्वच्छ पर्यावरण में देखिए 51 को हटाइए, 21 है और 48 ए है, तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 21 के ए में देखिए आपके जीवन की सुरक्षा की बात है ना, प्राण एवं देह स्वतंत्रता, तो उसमें भी है। चलिए 51 नंबर है, राष्ट्रीय संविधान कार्यक्रम समीक्षा आयोग ने अपनी सिफारिशों में निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्रों की पहचान की थी? न्यायपालिका को सशक्त बनाना, संवाद एवं शक्तियों का वितरण, चुनाव सुधार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन करिए। केवल एक, एक, दो, तीन, या दो और तीन, या एक और तीन। 51 नंबर। चलिए तो इसको पहचान करना है क्षेत्र का, तो न्यायपालिका को सशक्त करना है, संवाद एवं शक्तियों का वितरण है, चुनाव सुधार है। ऑप्शन बी लगा दीजिए, तीनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे अब। हाल ही में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में केवल संसद के पास संसद और राज्य विधानसभा निर्वाचनों के संचालन के लिए कानून बनाने की शक्ति है। दूसरा है, इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे भारत संघ के सभी राज्यों में से कम आधे राज्यों की राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। चलिए बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 52। तो भारत में केवल संसद के पास संसद और राज्य विधानसभा निर्वाचनों के संचालन के लिए कानून बनाने सकती है, तो पहला कथन हो जाएगा गलत, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 328, कौन से में, 328 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या उससे संबंधित सभी विषयों के संबंध में प्रावधान कर सकता है, ठीक है। पहला कथन इसीलिए गलत है। दूसरा है, इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे भारत संघ के सभी राज्यों में से कम आधे राज्यों की राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। दूसरा सही है, तो ऑप्शन लगाएंगे बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। नीति निर्माण के दौरान नागरिक समाज संगठनों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं निभाई जाती हैं? नियोजन प्रक्रिया में संचार को सफल बनाना, वंचित वर्गों का समर्थन, उपयुक्त योजना के लिए स्थानीय संसाधन जुटाना और पहल कार्य। चौथा है, सरकार की नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। 53 नंबर। तो नियोजन प्रक्रिया में संचार को सफल बनाना ठीक है, वंचित वर्गों का समर्थन ठीक है, उपयुक्त योजना के लिए स्थानीय संसाधन जुटाना और पहल कार्य ठीक है, सरकार की नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन ये भी ठीक है। जब सभी सही है तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी चार। 54 नंबर देखेंगे, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी समितियां समान हितों वाले व्यक्तियों का स्वैच्छिक संघ है। दूसरा है, सहकारी समितियां का विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तीसरा है, एक सहकारी समिति के सदस्यों को उनके पूंजीगत योगदान की परवाह किए बिना समान मतदान अधिकार होते हैं। चलिए बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54। सहकारी समितियां, तो सहकारी समिति के बारे में अब तीनों ऑप्शन दिख रहा है, चलिए देखेंगे। सहकारी समितियां समान हितों वाले व्यक्तियों का स्वैच्छिक संघ है, सही है। सहकारी समितियां का विषय
भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, दूसरा गलत। तीसरा है, एक सहकारी समिति के सदस्यों को उनके पूंजीगत योगदान की परवाह किए बिना समान मतदान अधिकार होते हैं, तो तीसरा सही है। तो लगाएंगे इसमें, दो कथन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही था। चलिए 55 नंबर देखेंगे। वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिनियम में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है। दूसरा है, यह अधिनियम वन में रहने वाले परिवारों के लिए 10 हेक्टेयर तक भूमि के स्वामित्व की अनुमति देता है। तीसरा है, ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधनों और व्यक्तिगत दाव से संबंधित निर्णय लेने में शामिल है। कितने कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55। तो अधिनियम के सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है, पहला सही है। दूसरा है, यह अधिनियम वन में रहने वाले परिवारों के लिए 10 हेक्टेयर तक भूमि के स्वामित्व की अनुमति देता है। तो देखिए, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा है, ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधनों और व्यक्तिगत दाव से संबंधित निर्णय लेने में शामिल है, तो तीसरा कथन सही है। ठीक है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सही। तो क्या लगाएंगे ऑप्शन? ऑप्शन लगाएंगे ओनली 1 हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। दलित पैंथर्स आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सामाजिक आंदोलन से प्रेरित था, जिसका उद्देश्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करना था। दूसरा है, इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था को नष्ट किए बिना दलितों की स्थिति को ऊपर उठाना था। तीसरा है, इस आंदोलन ने अन्य उत्पीड़ित वर्गों जैसे भूमिहीन गरीब किसानों को शामिल करने की कोशिश की। और चौथा है, इस आंदोलन के हिस्से के रूप में मराठी साहित्य में दलित अत्याचारों के कई विवरण प्रकाशित हुए। 56 नंबर। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था को नष्ट किए बिना दलितों की स्थिति को ऊपर उठाना था, यही कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 सीबीआई के बारे में है। सीबीआई के लिए सामान्य सहमति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सीबीआई को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने की अनुमति देता है। और दूसरा है, इसके न होने पर सीबीआई को किसी मामले की जांच करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। 57 नंबर। तो देखिए, सीबीआई को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने की अनुमति देता है, सही बात है। और दूसरा है कि इसके न होने पर सीबीआई को किसी मामले की जांच करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी, तो दूसरा भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दलों व अल्पसंख्यक समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है तथा प्राप्त मतों एवं जीती गई सीटों के बीच असमानता को कम करती है। और दूसरा है, क्योंकि इस प्रणाली में प्रत्येक दल को प्राप्त मतों की संख्या के अनुपात में दलों को सीटें आवंटित की जाती हैं। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है? पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 58। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दलों व अल्पसंख्यक समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है तथा प्राप्त मतों एवं जीती गई सीटों के बीच असमानता को कम करती है, पहला सही है। दूसरा, इस प्रणाली में प्रत्येक दल को प्राप्त मतों की संख्या के अनुपात में दलों को सीटें आवंटित की जाती है, तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए लगा देंगे, दोनों कथन सही है, सही व्याख्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। सहकारी समितियों के बोर्ड और पदाधिकारियों से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सहकारी समितियों के बोर्ड में उतनी ही संख्या में निदेशक होंगे जितने की राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंध किए जाएं, लेकिन 21 से अधिक नहीं होगी। और दूसरा है, राज्य विधानमंडल
प्रत्येक सहकारी समिति बोर्ड में SC/ST सदस्यों के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीट आरक्षित करेगा। उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 59। तो देखेंगे इसमें पहला भी कथन सही है और दूसरा भी सही है। जब पहला और दूसरा दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिनियम उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। तो वही दूसरा है, अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। और तीसरा है, अधिनियम त्रुटिपूर्ण उत्पादों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्पाद दायित्व का प्रावधान नहीं करता। कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3? 60 नंबर। चलिए 2019 का है अधिनियम। तो अधिनियम उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। पहला सही है। दूसरा है, अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है, अधिनियम त्रुटिपूर्ण उत्पादों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्पाद दायित्व का प्रावधान नहीं करता। तो तीसरा कथन गलत है। जब तीसरा कथन गलत है तो आंसर ही मिल गया। जहाँ जहाँ 3 है तहाँ हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक संवैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन है। तो वही दूसरा है, राज्य सरकारों के पास मामलों के अन्वेषण के लिए NIA को अंतरित करने का अधिकार है। तीसरा है, NIA भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण कर सकता है। कौन सा सही है इसमें से? 1 और 3, 2 और 3, केवल 1 या तो तीनों कथन? क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, यह एक संवैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन है। सही है। और इसका जो सरकार राज्य सरकारों के पास मामलों के अन्वेषण के लिए अंतरित करने का अधिकार है। देखिए इसमें दूसरा कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ये केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है। तो केंद्र सरकार भारत के भीतर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए NIA निर्देश दे सकती है। और तीसरा है कि NIA भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण कर सकता है। तो तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए लगाएंगे, हो जाएगा 1 और 3। चलिए 62 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद सदस्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। 1 और 3, ओनली 2, ओनली 3 या 1, 2, 3? 62 नंबर। तो इसमें से राष्ट्रपति को हटाइए। ठीक है, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, संसद सदस्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। देखिए राष्ट्रपति राजा होता है, राजा के ऊपर थोड़ी ना कोई लोकपाल लगा देंगे, क्षेत्राधिकार आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 1 और 3 हो जाएगा। चलिए 63 नंबर देखेंगे। 2 क्वेश्चन और करेंगे आज। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसद द्वारा इसे प्रत्येक 5 वर्ष या उससे भी पहले गठित किया जा सकता है। तो वही दूसरा है, यह पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय प्रदान करता है। एंड तीसरा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष वित्त आयोग का पदेन सदस्य होता है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं? 63 नंबर। संसद द्वारा इसे प्रत्येक 5 वर्ष या उससे भी पहले भी गठित किया जा सकता है। पहला कथन गलत है। देखिए ये अनुच्छेद वित्त आयोग अनुच्छेद कौन से है? 280 में है। ठीक है, ये एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। तो क्या है? अर्धन्यायिक। तो पहला है कि इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे भी पहले किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा? संसद द्वारा नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो पहला कथन गलत है। ठीक है, दूसरा कहता है कि यह पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय प्रदान करता है। तो दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा देखते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष वित्त आयोग का पदेन सदस्य होता है। तो तीसरा कथन गलत है। देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है
और 4 उसके अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है? 1 सदस्य हो गया, 4 उसके अन्य सदस्य हो जाते हैं। और जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और उसकी पदावधि जो है राष्ट्रपति के आदेश के तहत निर्दिष्ट होती है और नीति आयोग का अध्यक्ष वित्त आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। तो पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही। कितने कथन सही हुए? केवल 1। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, हो जाएगा ओनली 1। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में एग्जिट पोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए एक बार देखे होंगे आप, 400 पार का नारा लगा रहा था, तो एग्जिट पोल जो है न्यूज़ का था, वो भी 400 पार कर रहा था, लेकिन किस पे आके अटका था? वो तो आप सबको भी पता होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जिट पोल जो है, तो वो मतदाताओं के जो होता है ना निर्वाचन, उसके पहले ही अनुमान लगाते हैं। तो एग्जिट पोल है, ये मतदान पूर्व मतदाताओं की भावनाओं पर आधारित सर्वेक्षण है। दूसरा है कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के एग्जिट पोल उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पूरा होने के बाद ही प्रकाशित किया जा सकता है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत? चलिए बताइए। आपके सामने ऑप्शन है 64 नंबर, भारत में एग्जिट पोल के संदर्भ में। तो कहता है कि ये मतदान पूर्व मतदाताओं की भावनाओं पर आधारित सर्वेक्षण है। पहला कथन गलत है। देखिए, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से अलग होते हैं, जो चुनाव से ठीक पहले कराए जाते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें इसमें, तो देखिए निर्वाचन आयोग के अनुसार एग्जिट पोल से तात्पर्य मतदान केंद्र के से बाहर निकलते समय मतदाताओं से पूछे जाने गए प्रश्नों के आधार पर निकाले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर चुनाव हो रहा है, यहाँ पे लोग लाइन लगा लगा के जाके चुनाव वो दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं अपना। तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे रिपोर्टर खड़े रहते हैं, ठीक है? रिपोर्टर खड़े रहेंगे, तो इनसे पूछेंगे कि आपका राय किसका है, किसको दिया वोट, तो इनके इन्हीं के आधार पे एग्जिट पोल निकाला जाता है। तो वही कह रहा है, तो पहला कथन गलत। दूसरा है कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के एग्जिट पोल उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पूरा होने के बाद ही प्रकाशित किया जा सकता है। तो दूसरा भी कथन हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार एग्जिट पोल मतदान के अंतिम चरण को पूरा होने के बाद ही कराया जा सकता है। पहले थोड़ी ना करोगे, जब अंतिम चरण खत्म हो जाएगा तब तो होगा। दोनों कथन गलत है, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये टेस्ट नंबर 30 है, ठीक है? इसका एक पार्ट और बना के वीडियो समाप्त किया जाएगा। तो जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगा, मतलब जो इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर पीडीएफ। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर को शॉर्ट में लिखकर 2024 लिखेंगे, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।